हेलो दोस्तों, डीपीआर स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। देखिए, हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है इस वीडियो के लिए यूटी जम्मू कश्मीर। देखिए, यहाँ से भी प्रश्न रेलवे के द्वारा उठाए जा सकने का संभावना है, तो इसके लिए हम इसे भी कवर कर लेते हैं। आइए देखा जाए यूटी जम्मू कश्मीर। यूटी जम्मू कश्मीर, देखिए, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर। गठन इसका कब हुआ था? 31 अक्टूबर 2019 को इसका गठन हुआ था। और ग्रीष्मकालीन राजधानी इसका श्रीनगर है और शीतकालीन राजधानी क्या है? जम्मू है। ठीक है। क्षेत्रफल की बात करें तो 42,241 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। और जनसंख्या इसका 99.4 लाख इसका जनसंख्या है। यहाँ का राजकीय भाषा क्या है? उर्दू है, डोगरी है, कश्मीरी है, हिंदी है, अंग्रेजी है। ये इसका राजकीय भाषा हो जाएगा। देखिए, उच्च न्यायालय की बात करें तो जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय। और सीमाएं उत्तर पूर्व में केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख, दक्षिण में हिमाचल प्रदेश और पंजाब तथा पश्चिम में पाकिस्तान। अगर जिला की बात करें तो जैसे 22 जिला है: अनंतनाग, बांदीपुरा, बारामूला, कुलगाम, बड़ा गांव, डोडा और गांदरबल, जम्मू, कठुआ, किश्तवाड़, पुंछ और कुपवाड़ा, पुलवामा, रामबन, रियासी, राजौरी, साभा, शोपियां, श्रीनगर, उधमपुर, मीरपुर और मुजफ्फराबाद। देखिए, ये सब जिले हैं। और विधानसभा सदस्यों की संख्या की बात करें, अगर विधानसभा सदस्यों की कितनी संख्या है तो 114 संख्या है विधानसभा सदस्य का। और विधानसभा का कार्यकाल कितना होता है? तो 5 वर्ष होता है। लोकसभा सदस्यों की संख्या 5 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 4 है। सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। और प्रथम उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा 2 राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश से लगता है। आगे देखिए, पंजाब और हिमाचल प्रदेश लगता है तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की सीमा एक राज्य हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से लगता है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से तथा अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। आगे देखते हैं, 31 अक्टूबर 2019 क्या दिया है? 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर विधिवत रूप से केंद्र शासित प्रदेश बना। राज्य के रूप में जम्मू कश्मीर की स्थापना 26 अक्टूबर 1947 को हुई थी। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर राज्य में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। 17 अक्टूबर 1949 को जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 लागू हुआ था। संविधान के भाग 21 में वर्णित अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा से था। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या 10 है। वर्तमान में विशेष दर्जा प्राप्त राज्यों की कुल संख्या कितनी है? तो 10 है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा समाप्त हुआ। 5 अगस्त कब? 5 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर के विशेष राज्य का दर्जा जो है समाप्त हुआ। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 का खंड 1 नहीं हटाया गया है। जम्मू कश्मीर में धारा 35A को 14 मई 1954 को लागू किया गया था। आगे देखते हैं, देखिए क्या है। देखिए, जम्मू कश्मीर का संविधान 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। जम्मू कश्मीर का जो संविधान है 26 जनवरी 1957 को लागू हुआ था। देखिए, आगे देखिए क्या है? यूटी दादर और नगर हवेली। क्या है? यूटी दादर और नगर हवेली एवं दमन और दीव। केंद्र शासित प्रदेश का नया नाम दादर और नगर हवेली और दमन और दीव। स्थापना 26 जनवरी 2020 और राजधानी क्या हो जाएगा? दमन हो जाएगा। क्षेत्रफल 603 वर्ग किलोमीटर है। जनसंख्या कितना है? 5,85,700
764 हो जाएगा। आगे देखिए कितने ज़िले हैं, तो इसमें 3 ज़िले हैं और लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। 3 ज़िले हैं, लोकसभा सीटों की संख्या 2 है। उच्च न्यायालय बॉम्बे उच्च न्यायालय और प्रथम प्रशासक प्रफुल्ल खोड़ा पटेल। प्रमुख भाषाएं कोंकणी, गुजराती, हिंदी है। दीव मुंबई के समीप अरब सागर में एक द्वीप है, जबकि दमन गुजरात राज्य के वलसाड़ जिला के नज़दीक स्थित है। नगर हवेली गुजरात एवं महाराष्ट्र के बीच स्थित है। देखिए क्या दिया है। दादरा चारों तरफ से गुजरात से घिरा है तथा नगर हवेली से 1 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में है। दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव के बीच की दूरी कितनी है, तो 35 किलोमीटर है। देखिए कितनी दूरी है, 35 किलोमीटर। दमन एवं दीव के बीच खंबात की खाड़ी एवं अरब सागर स्थित है। 1779 से 1954 तक दादरा और नगर हवेली पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा पुर्तगालियों के अधीन रहा तथा 1954 क्या दिया है, 1954 में मुक्त होने के बाद 11 अगस्त 1961 को भारत का केंद्र शासित प्रदेश बना। 1961 में पुर्तगालियों से मुक्त होने के बाद 1987 से दमन एवं दीव गोवा का हिस्सा था। 30 मई 1987 को 25वें राज्य के रूप में गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। 97वें संविधान संशोधन द्वारा गोवा से अलग होकर दमन एवं दीव केंद्र शासित प्रदेश बना। दादर और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय। देखिए आगे देखिए, देखिए क्या दिया है। 2 केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव के विलय हेतु दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश का विलय विधेयक 2019 केंद्रीय गृह मंत्रिमंडल जी किशन रेड्डी द्वारा संसद में पेश किया गया। यह विधेयक 27 नवंबर 2019 को लोकसभा से तथा 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा से पारित हुआ। आगे देखते हैं 9 दिसंबर 2019 क्या दिया है। 9 दिसंबर 2019 को राष्ट्रपति के स्वीकृति के लिए 26 जनवरी 2020 से दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव का विलय एक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में प्रभावी हो गया। विलय का मुख्य उद्देश्य न्यूनतम सरकारें अधिकतम शासन है। न्यूनतम सरकारें और अधिकतम शासन है। आगे देखते हैं क्या दिया है। यूटी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर राज्य जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत 2 नए केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख के रूप में अस्तित्व में आया। वर्तमान में केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर तथा शीतकालीन राजधानी जम्मू है। आगे देखते हैं केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की राजधानी लेह है। जम्मू कश्मीर को विधानसभा के साथ केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया है। जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष, पहले 6 वर्ष था। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 114 सीटें हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं, 114 सीटें हैं। 114 है, जिसमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी। पाक अधिकृत कश्मीर के लिए रिक्त रहेंगी और 90 सीटों पर चुनाव होगा। आगे देखिए लद्दाख में क्या दिया है। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी, एक उपराज्यपाल होगा जो शासन चलाएगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से पहले उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू तथा लद्दाख के पहले उपराज्यपाल राधाकृष्ण माथुर हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए लोकसभा की 5 सीटें तथा राज्यसभा की 4 सीटें निर्धारित हैं। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए क्या है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के लिए लोकसभा की 1 सीट निर्धारित की गई है। वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के कुल 22 तथा लद्दाख के कुल 2 जिले हैं। लद्दाख के 2 जिले लेह और कारगिल। लद्दाख के कितने जिले हैं, देखिए जम्मू कश्मीर में कुल 22 तथा लद्दाख के 2 जिले हैं। लद्दाख में कुल कितने जिले हैं, 2 जिले हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला किश्तवाड़ है। ध्यान दीजिएगा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का सबसे बड़ा जिला क्या है, किश्तवाड़ है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद सरकार ने
2 नवंबर 2019 को एक नया मानचित्र जारी किया। नए मानचित्र में देखिए क्या दिया है। नए मानचित्र में पाक अधिकृत कश्मीर पीओके को लद्दाख में तथा पीओके को लद्दाख में तथा पीओके के 2 जिले मीरपुर तथा मुजफ्फराबाद को जम्मू कश्मीर में शामिल किया गया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की सीमा दो राज्यों पंजाब और हिमाचल प्रदेश तथा एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से लगती है। आगे देखिए केंद्र शासित प्रदेश क्या दिया है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर एकमात्र देश पाकिस्तान से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख तीन देशों पाकिस्तान, अफगानिस्तान तथा चीन के साथ अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करती है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख है। वर्तमान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लद्दाख है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। देखिए ये टॉपिक हमारा है वित्त आयोग। वित्त आयोग से काफ़ी प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। देखिए इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं। संविधान के अनुच्छेद 280 में केंद्रीय वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का गठन भारत का राष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए करता है एवं आवश्यकता अनुसार 5 साल से पहले भी कर सकता है। आगे देखिए क्या दिया है। वित्त आयोग एक संवैधानिक सलाहकार निकाय है। इसको मानने के लिए सरकार बाध्य नहीं है। वित्त आयोग में राष्ट्रपति द्वारा एक अध्यक्ष एवं 4 अन्य सदस्य नियुक्त किए जाते हैं। वित्त आयोग का अध्यक्ष वही व्यक्ति होता है जिसे सार्वजनिक मामलों में पर्याप्त अनुभव होता है। सदस्यों के लिए क्या दिया है। देखिए सदस्यों के लिए कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा जो उच्च न्यायालय में न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो या वित्तीय मामले का अच्छा विशेषज्ञ हो। वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की योग्यता क्या होगी, इसको निर्धारित करने का अधिकार संसद को प्राप्त है। आगे देखते हैं वित्त आयोग का मुख्य कार्य। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार के बीच करों के वितरण। वित्त आयोग का मुख्य कार्य केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण का हिस्सेदारी तय करना है। वित्त आयोग केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच कर का वितरण का लेखा जोखा भी रखता है, जो प्रतिवर्ष राष्ट्रपति को सौंपता है और राष्ट्रपति दोनों सदनों के सामने प्रस्तुत करता है इसे। देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। केंद्र और राज्यों के मध्य वित्तीय विवादों के निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। प्रथम वित्त आयोग का गठन 1951 में किया गया था। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी 1952 से 57 तक थे। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह हैं। वर्तमान में 15वां वित्त आयोग कार्यरत है और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? एन.के. सिंह हैं। 14वें वित्त आयोग 2015 से 2000 के बीच चला था और इसके अध्यक्ष वाई वी रेड्डी थे। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? 2015 से 2020 तक चला था 14वां वित्त आयोग और इसके अध्यक्ष जो थे वाई वी रेड्डी। और वर्तमान में 15वां वित्त आयोग जो है कि चल रहा है और इसके जो अध्यक्ष हैं वो एन.के. सिंह हैं। आगे देखिए 22 नवंबर 2017 को 15वें वित्त आयोग के गठन की मंजूरी मिलने के बाद एन.के. सिंह को इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आर्थिक मामलों के पूर्व सचिव शक्तिकांत दास, पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार अशोक लाहिड़ी, नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र तथा जॉर्ज टाउन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अनूप सिंह 15वें वित्त आयोग के सदस्य बनाए गए थे। 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर अगले 5 साल अर्थात 2020 से 2025 तक की अवधि के लिए होगी। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत किया जाता है। राज्य वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत किया जाता है।
आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या दिया है, ये टॉपिक है हमारा, देखिए क्या दिया है, नीति आयोग। वित्त आयोग के बाद अगला टॉपिक क्या है, नीति आयोग। देखिए नीति आयोग के बारे में जान लेते हैं। नीति आयोग भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को गठित किया गया था। नीति आयोग कब गठित किया गया था, भारत सरकार द्वारा 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। गठित एक नई संस्था है जिसे योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था। किसके स्थान पर, योजना आयोग के स्थान पर लाया गया था नीति आयोग को। देखिए नीति आयोग एक गैर संवैधानिक निकाय है। क्या है, एक गैर संवैधानिक निकाय है। नीति आयोग का पूर्ण रूप राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान, पूर्ण रूप क्या है, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान है। नीति का पूर्ण रूप क्या है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया है। नीति आयोग का मुख्यालय क्या है, तो नीति आयोग का मुख्यालय दिल्ली है। नीति आयोग भारत सरकार का थिंक टैंक है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है। नीति आयोग क्या करती है, योजना आयोग की तरह भी कोई वित्तीय आवंटन नहीं करती है। आगे देखते हैं क्या दिया है, देखें नीति आयोग का प्राथमिक कार्य सामाजिक एवं आर्थिक मुद्दों पर सरकार को सलाह देने का है, ताकि सरकार ऐसी योजना का निर्माण करे जो लोगों के हित में हो। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। आयोग के लिए 13 सूत्री उद्देश्य रखे गए हैं। नीति आयोग की संरचना में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सीईओ, पूर्णकालिक सदस्य, फुल टाइम ऑफ मेंबर, पदेन सदस्य, एक्स ऑफिस मेंबर, शासी परिषद तथा विशेष आमंत्रित सदस्य शामिल है। आगे देखिए क्या दिया है, पूर्णकालिक सदस्यों की संख्या पाँच होती है, जिन्हें राज्य मंत्री के बराबर दर्जा प्राप्त होता है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या 4 होती है। पदेन सदस्य की अधिकतम संख्या कितनी होती है, 4 होती है, जो प्रधानमंत्री द्वारा नामित किए जाते हैं। शासी परिषद, गवर्निंग काउंसिल में भारत के सभी मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यपाल प्रशासक शामिल होते हैं। आगे देखिए विशेष, देखिए क्या दिया हुआ है, विशेष आमंत्रित सदस्य में विभिन्न क्षेत्रों के विशेषज्ञ शामिल होते हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री द्वारा नामित किया जाता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग, ये बात ध्यान रखिएगा, पूरा गांठ बांध लीजिएगा और छूटने न पाए। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, प्रधानमंत्री होते हैं, कईयों बार पूछा गया है। नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, नरेंद्र मोदी हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष होते हैं उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो उपाध्यक्ष होते हैं नीति आयोग के, उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, सीईओ। क्या दिया है, देखिए सीईओ भारत सरकार के सचिव स्तर के अधिकारी होता है, जिसे निश्चित कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। नीति आयोग के ध्यान रखिएगा, नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष नरेंद्र मोदी, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया तथा प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर थे। आगे देखते हैं क्या दिया है, देखिए क्या है नीति आयोग के क्रियान्वयन। क्या दिया है, नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। नीति आयोग के क्रियान्वयन का दायित्व किस पर होता है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार पर होता है। योजनाओं को अंतिम स्वीकृति अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद NDC करता है। आगे देखते हैं, देखिए आगे क्या है, जीएसटी लग रहा है हमको, जीएसटी का टॉपिक हमने शामिल किया था। देखिए क्या दिया है, हाँ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दिया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को अगर एग्जाम दे रहे हैं तो आपको पता होगा। विश्व में जीएसटी सर्वप्रथम फ्रांस में 1954 में लागू हुआ था। पूरे विश्व की अगर बात करते हैं तो फ्रांस में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था और 1954 से ही चल रहा है, जिसको कि हम लोग अभी आके जान रहे हैं। ठीक है, तो जीएसटी फ्रांस में कब से चल रहा है, 1954 से। ठीक है, कितना आगे ये सब देश हैं। भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से हमारे देश में आया है। ये 1 जुलाई 2017 और दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। देखिए भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017, जीएसटी दिवस 1 जुलाई 2017 को भारत में जीएसटी जो है कि आया था। और जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, तो जीएसटी दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। ठीक है, जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है, 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, जो कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है।
भारत में 1 जुलाई 2017 को लागू किया और 1 जुलाई को जीएसटी दिवस मनाया जाता है और यह कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, देखिए आगे देखते हैं क्या दिया है। जीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। क्या दिया है? गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और इस हिंदी में अगर देखा जाए तो वस्तु सेवा कर। ठीक है, जीएसटी के लिए 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में संसद में लाया गया था। 122वां संविधान संशोधन बिल 2016 में कब लाया गया था? 2016 में संसद में लाया गया था। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। जीएसटी विधेयक के पक्ष में कुल 336 वोट तथा विपक्ष में कुल 11 वोट पड़े थे। लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 लोकसभा द्वारा जीएसटी बिल 3 अगस्त 2016 को तथा राज्यसभा द्वारा जीएसटी बिल 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। देखिए 8 अगस्त 2016 को पास किया गया था। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने अपनी मंजूरी 8 सितंबर 2016 को दी थी। जीएसटी बिल पर राष्ट्रपति ने कब मंजूरी दी थी? तो 8 सितंबर 2016 को मंजूरी दी थी। 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 द्वारा भारत में जीएसटी को लागू किया गया था। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन के द्वारा कब आया था? यह 2016 में यह अधिनियम आया था। आगे देखते हैं क्या दिया है। जीएसटी क्या दिया है? जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। देखिए जीएसटी सब लोग भरते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं भरते, किसी न किसी माध्यम से कोई न कोई सामान आप खरीद रहे हैं तो उस पर जीएसटी लगा हुआ है और आप जीएसटी दे रहे हैं, तो यही इसी का मतलब है कि जीएसटी क्या है? जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, अप्रत्यक्ष एवं गंतव्य आधारित कर है। ठीक है, भारत ये पूछ सकता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, तो यह जीएसटी क्या है? अप्रत्यक्ष कर है। भारत में जीएसटी लागू कराने का सुझाव विजय केलकर समिति ने दिया था। इस बात को भी ध्यान रखिए, जीएसटी किसके सुझाव पर लागू हुआ था भारत में? विजय केलकर समिति के सुझाव पर भारत में जीएसटी लागू हुआ था। सर्वप्रथम जीएसटी बिल का प्रारूप तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष असीम दास गुप्ता थे। ठीक है, जीएसटी का ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। कौन है? जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? अमिताभ बच्चन है, लंबू भाई। आगे देखते हैं क्या दिया है। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य असम। जीएसटी बिल को सर्वप्रथम पारित करने वाला भारतीय राज्य कौन है? असम। असम में सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था 12 अगस्त 2016 को। जीएसटी के अंतर्गत 17 अप्रत्यक्ष कर और 23 अधिभार को शामिल किया गया है। जीएसटी संख्या में कुल 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी संख्या में कितने डिजिट होते हैं? 15 डिजिट होते हैं। जीएसटी के अंतर्गत निर्धारित की गई दरें 4 प्रकार की दरें हैं: 5%, 12%, 18% और 28%। 4 प्रकार की दरें जीएसटी के अंतर्गत लागू की गई थी: 5%, 12%, 18% और 28%। आगे देखते हैं क्या दिया है। देखिए जीएसटी परिषद अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री। इसकी स्थापना 12 सितंबर 2016 को की गई थी। संविधान के अनुच्छेद 279 ए क्या दिया है? ये अनुच्छेद ध्यान रखिएगा। संविधान के अनुच्छेद 269 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 279 ए, 69 नहीं 79, 279 ए के तहत जीएसटी परिषद का गठन किया गया था। जीएसटी परिषद मुख्यालय कहाँ है इसका? जीएसटी परिषद का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में। सम्मिलित सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? 33। ठीक है, इसमें 33 सदस्य सम्मिलित है। जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। देखिए सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी। आगे देखते हैं क्या दिया है। एसजीएसटी राज्य सरकार लगाती है। देखिए एसजीएसटी है यानी स्टेट राज्य सरकार लगाती है, और सीजीएसटी यानी सेंट्रल केंद्र सरकार लगाती है, और आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड। आईजीएसटी का पूर्ण रूप क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। आईजीएसटी क्या होता है? इंटीग्रेटेड गुड्स सर्विस एंड टैक्स। ठीक है, शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। ध्यान दीजिएगा। देखिए शराब, पेट्रोलियम वस्तुएं, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को जीएसटी से बाहर रखा गया है। आगे देखिए
देखिए क्या दिया है, जीएसटी चोरी करने वालों पर, जीएसटी चोरी करने वालों पर 5 वर्ष 5 वर्ष के लिए कारावास का प्रावधान है। राज्यों को जीएसटी से होने वाला नुकसान की भरपाई केंद्र द्वारा 5 वर्षों तक की जाएगी। भारत जीएसटी लागू करने वाला 161वां देश है। भारत जीएसटी लागू करने वाला कौन सा देश है? 161वां देश है, यानी 160 देशों में जीएसटी लागू है। देखिए 61वां देश क्या है? 161वां देश भारत है। आगे देखते हैं, देखिए क्या है अगला टॉपिक हमारा है पंचायती राज व्यवस्था। इसको भी देख लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न हर एग्जाम में बनते हैं। देखिए पंचायती राज व्यवस्था, पंचायती राज व्यवस्था को देख लेते हैं हम लोग, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, बस 10 मिनट और लेंगे। देखिए क्या है पंचायती राज व्यवस्था। भारत में जो है पंचायती राज शब्द का अभिप्राय ग्रामीण ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। भारत में पंचायती राज शब्द का अभिप्राय क्या है? ग्रामीण स्थानीय स्वशासन पद्धति से है। 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन ने सर्वप्रथम स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव दिया था। स्थानीय स्वशासन व्यवस्था का सुझाव कौन दिया था? लॉर्ड रिपन ने दिया था। लॉर्ड रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक भी कहा जाता है, यानी इनको पिता कहा जाता है उसका। किसका? स्थानीय स्वशासन का जनक या स्थानीय स्वशासन का पिता किसको बोला जाता है? तो लॉर्ड रिपन को बोला जाता है। एक क्वेश्चन आप ध्यान रखिए, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा था? तो लॉर्ड ब्राइस ने बोला था। लोकतंत्र की पाठशाला, स्थानीय स्वशासन को लोकतंत्र की पाठशाला लॉर्ड ब्राइस के द्वारा कहा गया था। आगे देखते हैं, देखिए भारत में पंचायती राज व्यवस्था, भारत में पंचायती राज व्यवस्था पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर आया है। कहाँ से? पूर्व सोवियत संघ से प्रेरित होकर भारत में पंचायती राज व्यवस्था आया है। पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है। किस पर आधारित है? पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। समझिए बात को, क्या दिया है? पंचायती राज लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण पर आधारित है, जिसका मुख्य उद्देश्य क्या है पंचायती राज का? जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति द्वारा दिया गया था। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दिया गया था। आगे देखते हैं, देखिए क्या है भारत में, क्या दिया है? भारत में ग्रामीण जनता के स्तर में वृद्धि के लिए के एम मुंशी समिति के सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1952 को सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। इस कार्यक्रम के मूल्यांकन के लिए बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी। आगे देखिए क्या दिया है? बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार कहा जाता है। बलवंत राय मेहता को भारत के पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार बोला जाता है। पंचायती राज किस सूची का विषय है? पंचायती राज किस सूची का विषय है? राज्य सूची का विषय है पंचायती राज। आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस सूची का विषय है? ध्यान से सुनिए और कमेंट में लिखिए, शिक्षा किस सूची का विषय है? भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद, भारतीय संविधान के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन हेतु प्रावधान उल्लेखित है। अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायत के गठन के प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में है। आगे देखिए क्या दिया है? अनुच्छेद 40 में है ग्राम पंचायत का गठन। देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति, संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश LM सिंघवी समिति 1986 तथा P.K. थुंगन समिति 1988 ने की थी। देखिए शिक्षा किस समिति का विषय है? तो शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। किसका? समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, यानी
इस पर शिक्षा पर जो है केंद्र और राज्य दोनों फैसला ले सकते हैं। यह किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है, ध्यान रखिएगा इसको। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, देखिए आगे देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा राजस्थान के नागौर में हुआ था। इस बात को एकदम ध्यान से मतलब गांठ बांध लीजिए। भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था त्रिस्तरीय की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर एक जिला है राजस्थान में, नागौर जिले में हुआ था। आंध्र प्रदेश दूसरा राज्य है जहां 11 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज व्यवस्था महमूदनगर जिले के सादर नगर विकास खंड में लागू हुआ था। ठीक है, आगे देखिए क्या दिया है। 73वां संविधान संशोधन, देखिए 73वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के अंतर्गत अनुच्छेद 243 क से ड तक 11वीं अनुसूची के तहत पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषय कार्यक्षेत्र का उल्लेख है। 11वीं अनुसूची में कुल 29 विषयों के कार्यक्षेत्र का उल्लेख है जिन पर पंचायतों को विधिवत बनाने की शक्ति है, पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति प्रदान की गई है। आगे देखिए क्या दिया है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। क्या दिया है देखिए, 73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज अधिनियम 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू हुआ था। इसलिए 24 अप्रैल को पंचायती दिवस के रूप में मनाया जाता है। 24 अप्रैल को। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है। देखिए थोड़ा सा हमको फास्ट चलना पड़ रहा है क्योंकि अब आरआरबी ग्रुप डी का जो आपका एग्जाम डेट है वो 27 नवंबर को है और कुछ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम ये सोच रहे हैं कि आपका 26 नवंबर तक हम करा दें। और इससे क्या है कि आप ये सब चीज़ें आप लोग पढ़े हैं, बशर्ते बात यह है कि हम रिवीजन करा रहे हैं कि एक बार आपका जो धूल पर्दा जमा है दिमाग पर वो खुल जाएगा। बाकी यहाँ से अगर आप रिवीजन करके जाएंगे तो प्रश्न पूछे जाएंगे तो एक बार आप उसको कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं, देखिए क्या है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश है। 73वां संविधान संशोधन के बाद पंचायत चुनाव कराने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो मध्य प्रदेश है। वर्तमान में भारत में पंचायती राज व्यवस्था की संरचना क्या है? त्रिस्तरीय है। पंचायती राज व्यवस्था की संरचना त्रिस्तरीय है। आगे देखते हैं क्या दिया है। त्रिस्तरीय पंचायती राज की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति 1957 ने की थी। पंचायती राज व्यवस्था की 3 स्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, प्रखंड स्तर पर पंचायत समिति तथा जिला स्तर पर जिला परिषद आती है। सभी देखिए, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला पंचायत, इसमें क्या क्या तीन जो त्रिस्तरीय है इसमें क्या क्या नाम आता है? एक ग्राम पंचायत का नाम आता है, एक पंचायत समिति और जिला परिषद, ये 3 नामे हैं। ठीक है, सभी पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष निर्धारित है, किया गया है, जिसका चुनाव कराने हेतु निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। इसका चुनाव कराने के लिए का निर्णय किसके लिया जाता है? किसके द्वारा? राज्य सरकार के द्वारा लिया जाता है। देखिए, पंचायत भंग होने पर पुनः निर्वाचन 6 माह के अंदर शेष अवधि के लिए होता है। पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रत्यक्ष एवं गुप्त मतदान का प्रावधान किया गया है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई ग्राम सभा है। पंचायती राज की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम सभा या ब्रैकेट में ग्राम पंचायत है। ठीक है, मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। देखिए क्या दिया है,
मतदाता सूची में दर्ज अर्थात 18 वर्ष पूर्ण कर चुके सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण ग्राम सभा है। भारत में प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो उदाहरण है वह ग्राम सभा है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। आगे देखिए पंचायत के चुनाव, देखिए क्या दिया है, पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष है। पंचायत के चुनाव के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम सीमा क्या दिया गया है, 21 वर्ष है। ग्राम पंचायत का प्रमुख मुखिया तथा सरकारी पदाधिकारी पंचायत सेवक होता है। देखिए ग्राम सभा का बैठक सरपंच बुलाता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच को उसके कार्यकाल के 2 वर्ष बाद 2/3 बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। सरपंच हेतु जमानत राशि 200 रुपये तय की गई है। देखिए आगे देखते हैं, वैध मत क्या दिया है, वैध मत का 1/6 भाग प्राप्त करने में असफल व्यक्ति को जमानत राशि जब्त की जाती है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। ग्राम पंचायतों के आय का स्रोत मेला एवं बाजार कर है। पंचायती व्यवस्था के अंतर्गत अनुच्छेद 243 घ के तहत महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की व्यवस्था है। आगे देखते हैं, देखिए क्या दिया है, देखिए अगस्त 2009 में पंचायती राज में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान कर दी है। ग्राम पंचायत में सदस्यों की संख्या कितनी है, 10 या अधिकतम संख्या कितनी है, 20 है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। ग्राम पंचायत का गठन 1000 से अधिक आबादी वाले गांव में किया जाता है। आगे देखिए ब्लॉक खंड क्या दिया है, ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायती समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। ब्लॉक खंड स्तर पर पंचायती समिति एक प्रशासनिक प्राधिकरण है। आगे देखिए क्या दिया है, देखिए पंचायत समिति ग्राम पंचायत एवं जिला के मध्य संपर्क स्थापित होता है। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान आदि कहलाते हैं। पंचायत समिति के प्रमुख विभिन्न राज्यों में प्रमुख चेयरमैन प्रधान, जहाँ पर जैसा बोला जाता है, कहीं प्रमुख बोलते हैं, कहीं चेयरमैन बोलते हैं, कहीं मुखिया बोलते हैं, कहीं प्रधान बोलते हैं, जो कह लीजिए, ठीक है। लेकिन हमारे के यहाँ क्या बोलते हैं, प्रधान बोलते हैं। आपके यहाँ क्या बोलते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। देखिए आगे देखते हैं, पंचायत समिति का सचिव क्या दिया है, पंचायत समिति का सचिव प्रखंड विकास पदाधिकारी बीडीओ होता है। ब्लॉक और जिला स्तर पर अध्यक्षों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। देखिए आगे देखते हैं, ग्राम पंचायत के बैठक क्या दिया है, ग्राम पंचायत के बैठक के लिए 1/3 सदस्यों को उपस्थित होने का अनिवार्य होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होता है। पंचायती राज की सबसे बड़ी संस्था जिला परिषद होती है, जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। जिला परिषद होती है जिसका चेयरमैन जिला अधिकारी होता है। आगे देखिए, जिला परिषद का मुख्य कार्य क्या दिया है, जिला परिषद का मुख्य कार्य समन्वय एवं पर्यवेक्षण है। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। स्थानीय सांसद और विधायक जिला परिषद के पदेन सदस्य होते हैं। भारत में कलेक्टर पद का सृजन 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग के द्वारा किया गया था। देखिए आगे देखिए, केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास मंत्री पंचायती राज के विभिन्न अंग की निगरानी करते हैं। नागालैंड, मेघालय, मिजोरम तथा दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। देखिए ध्यान दीजिएगा, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम और दिल्ली में पंचायती राज व्यवस्था नहीं है। पंचायती राज संस्थाएं अपनी निधि हेतु सरकारी अनुदान पर निर्भर करती हैं। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक
करता है। पंचायती स्तर पर राज्य सरकार का प्रतिनिधित्व ग्राम सेवक करता है। आगे देखिए, पंचायती राज व्यवस्था क्या दिया है, देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत द्विस्तरीय संरचना का सुझाव अशोक मेहता समिति 1977 ने दिया था। द्विस्तरीय प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला परिषद शामिल है। द्विस्तर प्रणाली के अंतर्गत ग्राम स्तर पर मंडल पंचायत तथा जिला स्तर पर जिला पंचायत परिषद शामिल है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत टैक्स लगाने की सिफारिश अशोक मेहता समिति ने की थी। 73वें संविधान संशोधन कानून के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई थी। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 20 लाख से अधिक जनसंख्या वाले प्रदेश को पंचायती राज की त्रिस्तरीय प्रणाली तथा 20 लाख से कम आबादी वाले प्रदेश में द्विस्तरीय प्रणाली लागू करने की बात कही गई है। पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव, पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत 4 स्तरीय संरचना का सुझाव पीवी के राय समिति 1985 ने दिया था। देखिए आगे देखिए, 4 देखिए क्या दिया है, 4 स्तरीय संरचना के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत, जिला स्तर पर जिला परिषद तथा राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद आती है। पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। ध्यान दीजिएगा ये बात भी अच्छे से, पश्चिम बंगाल ऐसा राज्य है जहां 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था अपनाई गई है। देखिए, और 4 स्तरीय पंचायत व्यवस्था किस प्रकार से अपनाई गई है, देखिए यहाँ पर ऊपर दिया है के अंतर्गत ग्राम स्तर पर ग्राम सभा, मंडल स्तर पर मंडल पंचायत और जिला स्तर पर जिला परिषद और राज्य स्तर पर राज्य विकास परिषद। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।